नहाय खाए के साथ शुरू हुआ छठ महापर्व आज संपन्न हो रहा है। आज पर्व के चौथे और अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु उषा अर्घ्य देने के लिए घाटों पर पहुंचे। श्रद्धालुओं ने पूजा के लिए बांस की टोकरी में ठेकुआ, फल, नारियल, गन्ना, धूप, अगरबत्ती, हल्दी और कई अन्य सामग्री रखी है, जिसे लेकर व्रती घाट पर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ पर्व के समापन पर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 4 दिवसीय इस अनुष्ठान के दौरान छठ पूजा की हमारी भव्य परंपरा के दिव्य दर्शन हुए। छठी मैया की असीम कृपा से आप सभी का जीवन सदैव अलौकिक रहे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छठ पूजा के अंतिम दिन पटना स्थित अपने आवास पर उगते हुए सूर्य को उषा अर्घ्य अर्पित किया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने छठ पूजा के आखिरी दिन हाजीपुर में उगते हुए सूर्य को उषा अर्घ्य दिया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना स्थित अपने आवास पर छठ पूजा अनुष्ठान में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पटना में छठ पूजा कार्यक्रम में शामिल हुए। घाटों पर श्रद्धालुओं की खासी रौनक देखने को मिली। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने अररिया में छठ पूजा अनुष्ठान में भाग लिया। संजय कुमार झा ने कहा, छठी मैया सभी पर कृपा रखें, खासकर बिहार पर। उन्होंने कहा, बिहार और देश के सभी लोगों को छठ पूजा की शुभकामनाएं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छठ पूजा के आखिरी दिन उगते हुए सूर्य को उषा अर्घ्य दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, ईश्वर तथा छठी मैया ने जो हमें दिल्ली की सेवा करने का मौका दिया है, हम पर जनता का आशीर्वाद बना रहे। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, जिन घाटों पर यमुना जी की पूजा नहीं करने दी जाती थी, आज उन्हीं घाटों पर लाखों लोग पूजा कर रहे हैं। ये भव्यता बताती है कि लोगों की भावना में जब रेखा गुप्ता की लीन हुई तो यमुना और छठी मैया की कृपा हुई। मुंबई में श्रद्धालुओं ने सुबह सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। आस्था और उत्साह के इस माहौल में घाटों पर अद्भुत दृश्य देखने को मिला। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर में सूर्य को उषा अर्घ्य दिया। वहीं घाटों पर सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ी। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा, छठ पूजा आस्था का महापर्व है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और ओडिशा समेत तमाम राज्यों के लोग ये पूजा करते हैं। उन्होंने पूजा में शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भाजपा नेता संजय मयूख के पटना स्थित आवास पर छठ पूजा में शामिल हुए। उन्होंने कहा, हमारा चुनाव प्रचार लगातार जारी और छठी मैया के आशीर्वाद से बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा गुवाहाटी में छठ पूजा कार्यक्रम में शामिल हुए। मुरादाबाद में भी छठ महापर्व के समापन पर घाटों पर आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। सूर्य को अर्घ्य देने के लिए सैकड़ों महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में घाट पर पहुंची। चक्रवाती तूफान मोंथा के बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात मोंथा के आज भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक इसके आज शाम या फिर रात में मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा के आसपास आंध्र प्रदेश तट को पार करने की उम्मीद। ओडिशा में चक्रवात मोंथा के प्रभाव के कारण आज सुबह गोपालपुर इलाके में समुद्र में उफान है। तेज हवाएं चल रही हैं और बारिश हुई है। वहीं आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ एक स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना। सुरक्षा कारणों के तहत एहतियातन मछुआरों को बुधवार तक समुद्र में नहीं जाने की सलाह। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार की पार्टी इकाइयों को निर्देश दिया है कि वे चक्रवाती तूफान मोंथा से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और सहायता कार्यों में जुटे। नड्डा ने कहा है कि प्रभावित क्षेत्रों में भाजपा कार्यकर्ता स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर राहत सामग्री वितरण, चिकित्सा सहायता और स्वच्छता से संबंधित जन जागरूकता फैलाने में अग्रणी भूमिका निभाएं। दिल्ली की हवा में घुले प्रदूषण के जहरीले कोहरे से निपटने के लिए आज एक निर्णायक दिन हो सकता है। राष्ट्रीय राजधानी में कृत्रिम वर्षा यानी कि आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए क्लाउड सीडिंग ट्रायल के लिए आज की तारीख तय की गई है, बशर्ते मौसम की परिस्थितियां अनुकूल हों। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि कानपुर में मौसम साफ होने के साथ विमान उड़ान भरेगा और विमान उड़ान भरने में सफल होता है तो आज दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश होगी।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में 8वें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन में मुख्य भाषण देंगे। इस 4 दिवसीय वैश्विक आयोजन में दुनिया भर के 124 देश और 40 से अधिक मंत्री भाग ले रहे हैं। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी आज आईएससी के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन वैश्विक समुदाय के सहयोग को और मजबूत करने और एक उज्ज्वल और टिकाऊ भविष्य के लिए सौर ऊर्जा को अपनाने में तेजी लाने के लिए एक साथ लाया। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज नई दिल्ली में भारत में स्मार्ट सड़कों के भविष्य पर आयोजित सम्मेलन में शामिल होंगे। देश के 12 राज्यों में आज से एसआईआर शुरुआत होगी। जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसकी शुरुआत होगी उसमें यूपी, बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, पुडुचेरी, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप, केरल, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार शामिल। भारतीय सेना का नौकायन पोत IASV त्रिवेणी ऐतिहासिक त्रिसेवा महिला जल यात्रा अभियान समुद्र प्रदक्षिणा के तहत अपने पहले स्वदेश बंदरगाह फ्रेमेंटल पहुंच गया है। चुनाव आयोग ने कल इन राज्यों के गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर की घोषणा की। आयोग का कहना है कि एसआईआर दोहराए गए नामों को हटाने और मृत मतदाताओं के नाम मिटाने के लिए किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि एसआईआर की आवश्यकता पर पहले बहुत चर्चा हो चुकी है, लेकिन हर चुनाव से पहले इलेक्टोरल रोल का रिवीजन आवश्यक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीईसी ने बिहार में हुई एसआईआर की तारीफ की। उन्होंने कहा, साफ किया कि इस दौरान राजनीतिक दलों ने 0 आपत्तियां दर्ज कराई, जो कि दिखाता है कि बिहार की मतदाता सूची अब तक की सबसे शुद्ध मतदाता सूची है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने भी चुनाव आयोग द्वारा 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एसआईआर का दूसरा चरण शुरू करने की घोषणा का स्वागत किया। ओपी राजभर ने इसे चुनाव आयोग की अच्छी पहल बताया। तेजस्वी को जननायक बताए जाने के जवाब में जेडीयू ने जनसेवक वाला पोस्टर जारी किया। नीतीश कुमार की फोटो के साथ जनसेवक लिखा पोस्टर जारी किया गया। बिहार में चुनाव प्रचार जोरों पर है। महागठबंधन के नेता प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। बिहार में नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव का आज सारण जिले में 6 जनसभाओं को संबोधित करने का प्लान। तेजस्वी यादव मांझी, तरैया, मढ़ौरा, आमनौर, परसा और गरखा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। छठ पर्व के समापन के साथ ही अब बिहार की सियासत में और उबाल आ जाएगा। महागठबंधन आज घोषणा पत्र जारी करेगा। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल बुधवार से बिहार में चुनाव प्रचार शुरू करने वाले हैं और उससे पहले गठबंधन दलों का साझा घोषणा पत्र जारी होना है। उत्तराखंड राज्य के गठन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सरकार ने सूचना दी है कि उत्तराखंड में दिसंबर से ग्रीन सेस लागू किया जा रहा है। ये सेस अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों पर वसूला जाएगा। ग्रीन सेस से प्राप्त राजस्व का उपयोग वायु प्रदूषण नियंत्रण, हरित अवसंरचना और स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन पर खर्च किया जाएगा। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन और कैबिनेट फेरबदल की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के एक बयान से हलचल मच गई है। उन्होंने कहा है कि हाईकमान अगर चाहेगी तो वो पद पर बने रहेंगे। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता, हाईकमान ही अंतिम निर्णय लेता है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के बयान पर उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि सिद्धरामैया के बयान के बाद कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, उनकी बात का पालन होगा। मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर में आयोजित 20वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत की ओर से वक्तव्य प्रस्तुत किया। आतंकवाद पर भारत का कड़ा रुख दोहराते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया को आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर देना चाहिए। इसमें कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्राजील के विदेश मंत्री मारो विएरा के साथ मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई अहम विषयों पर चर्चा हुई। डॉक्टर एस जयशंकर ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान ब्रुनेई के विदेश मंत्री दातू एरिबान पेहेन यूसुफ से भी मुलाकात की।
डॉक्टर एस जयशंकर ने वियतनाम के विदेश मंत्री हे ले होई ट्रुंग के साथ बैठक की और दोनों नेताओं के बीच रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय आर्थिक जुड़ाव को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को मुंबई दौरे पर रहेंगे। वो भारत समुद्री सप्ताह 2025 में मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे और ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम की अध्यक्षता भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं से विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2.0 से जुड़ने की अपील की है। उन्होंने एक्स हैंडल पर युवाओं को दिए अपने संदेश में कहा, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2.0 देश के युवाओं को देश के लिए अपना योगदान देने का शानदार मौका दे रहा है। वाराणसी स्थित IUCTE ने नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स कार्यक्रम का आयोजन किया। 6 दिवसीय इस कार्यक्रम में देश भर के विश्वविद्यालयों से आए शिक्षकों और विशेषज्ञों ने भाग लिया। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें कुल 5,500 करोड़ का निवेश हुआ। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं से देश में हाई डेंसिटी और मल्टीलेयर PCB, कॉपर लैमिनेट, कैमरा मॉड्यूल और कैपेसिटर में इस्तेमाल होने वाली थिन फिल्म जैसे अहम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का निर्माण किया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रुसेल्स में अपनी यात्रा की शुरुआत जर्मनी के संघीय विदेश मंत्री जोहान वडफुल के साथ महत्वपूर्ण बैठक के साथ की। इस बैठक में भारत और जर्मनी के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। पीयूष गोयल ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि ब्रुसेल्स यात्रा की शुरुआत जोहान वडफुल के साथ सकारात्मक चर्चा से हुई। उन्होंने कहा कि ये बातचीत जो है आपसी हित और विकास के प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित थी। वित्त मंत्रालय ने भारत के आर्थिक परिदृश्य पर सितंबर 2025 की मासिक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट जारी की। इसमें बताया गया है कि अगस्त से अमेरिका के बड़े टैरिफ के बावजूद वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत और स्थिर बनी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक और व्यापार के निश्चित वैश्विक पृष्ठभूमि में भी भारत की अर्थव्यवस्था ने गति पकड़ी है। वहीं GST सुधार और त्योहारी सीजन में खपत के साथ बढ़ी हुई मांग और आपूर्ति पक्ष के विभिन्न उच्च आवर्तिक संकेतक विकास दर के अच्छे रुझान दिखा रहे हैं। GST 2.0 के लागू होने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था पर अच्छा असर दिखाई दिया है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार GST रिफॉर्म से देश में खपत का ट्रेंड मजबूत हुआ है। मुख्य सेक्टर में बिक्री बढ़ी है और कंज्यूमर सेंटिमेंट भी बेहतर हुआ है। वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 2.6% की तुलना में जुलाई और अगस्त 2025 में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का उत्पादन 5.4% बढ़ा है और इसी दौरान FMCG की शहरी बिक्री 4.1% पर स्थिर रही, जबकि ग्रामीण FMCG बिक्री 8.4% बढ़ी। रिपोर्ट के अनुसार IMF और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों ने FY26 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया है। IMF को अब उम्मीद है कि इकोनॉमी 6.6% की दर से बढ़ेगी, जबकि RBI थोड़ा ज्यादा 6.8% का अनुमान लगा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत 700 रुपए की गिरावट के साथ 1,25,900 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है, तो वहीं चांदी की कीमत 4,250 रुपए की भारी गिरावट के साथ 1,51,250 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। वित्त वर्ष 26 की दूसरे तिमाही में अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड की कुल आय सालाना आधार पर 6% बढ़कर 6,767 करोड़ रुपए हो गई। केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए 6 आधुनिक बीज प्रोसेसिंग प्लांट लॉन्च किए। साथ साथ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए बीज प्रबंधन 2.0 प्रणाली और ऑनलाइन बीज बुकिंग प्लेटफॉर्म भी शुभारंभ किया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इन प्लांट से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की सहज उपलब्धता सुनिश्चित होगी, जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि मिलेगी और ये नए प्लांट किसानों की जरूरतें पूरी करेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्र ने महाराष्ट्र सहित 4 राज्यों के किसानों से 15,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की दलहन और तिलहन की खरीद की योजना को मंजूरी दी। बिजनेस एडवाइजरी फर्म ग्रांट थॉर्नटन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2025 की तीसरी तिमाही में टेक्नोलॉजी सेक्टर में 1.48 अरब डॉलर की डील हुई है और इस दौरान डील की संख्या 80 रही।
टाटा इन्वेस्टमेंट का सितंबर 2025 को समाप्त हुई दूसरी तिमाही में पैट 19.8% बढ़ा। कंपनी के अनुसार समीक्षा तिमाही में परिचालन से कुल राजस्व बढ़कर 153.98 करोड़ हो गया। ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस जियो ने सितंबर 2025 में नए ग्राहक जोड़ने में अग्रणी बने रहते हुए इस महीने 2,12,662 वायरलाइन ग्राहक और 32.49 लाख मोबाइल कनेक्शन जोड़े। विदेश व्यापार महानिदेशालय के अनुसार वो डिजिटल एकल खिड़की मंच भारत आयात निर्यात लैब सेतु की पायलट परियोजना शुरू करने जा रहा है। ये प्रणाली देश भर की परीक्षण एवं निरीक्षण एजेंसियों को एक साथ जोड़कर निर्यात और आयात किए गए माल की परीक्षण रिपोर्ट और प्रमाणन प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और कागज रहित बनाएगी। पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ सालाना आधार पर कई गुना बढ़कर 7,610 करोड़ रुपए हो गया। बाजार नियामक सेबी ने वेदांता समूह की कंपनी स्टारलाइट इलेक्ट्रिक लिमिटेड के प्रस्तावित आरंभिक सार्वजनिक निर्गम को फिलहाल स्थगित कर दिया। भारतीय जीवन बीमा निगम ने द वॉशिंगटन पोस्ट अखबार की उन खबरों का खंडन किया है जिसमें उस पर अडानी समूह की कंपनियों में धन के निवेश के लिए रोडमैप तैयार करने और बाहरी कारकों के प्रभाव में अपने निर्णय बदलने का आरोप लगाया गया था। द वॉशिंगटन पोस्ट द्वारा लगाए गए आरोपों को एलआईसी ने झूठा और निराधार बताते हुए कहा कि सभी निवेश पूरी ईमानदारी और तत्परता के साथ किए जाते हैं। एलआईसी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि उसके निर्णय बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुरूप स्वतंत्र रूप से लिए जाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टोक्यो में जापान के प्रधानमंत्री साने तकाइची से मुलाकात की। ये मुलाकात कट्टरपंथी रूढ़िवादी नेता के जापान की पहली महिला नेता बनने और सैन्य तैयारी में तेजी लाने के एक हफ्ते बाद हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने जापान के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता पर जोर दिया और जापान का सबसे अहम सहयोगी बताते हुए कहा कि जापान की मदद के लिए वो जो कुछ भी कर सकते हैं करेंगे। ट्रंप अपनी दक्षिण कोरिया की यात्रा से पहले टोक्यो में व्यापारिक नेताओं से मिलेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो 2028 के चुनाव में उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार नहीं बनेंगे। ये बयान ऐसे समय में आया है जब उनके कुछ समर्थक उन्हें दोबारा व्हाइट हाउस में लाने के लिए वाइस प्रेसिडेंट रूट का सुझाव दे रहे थे। ट्रंप ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो की तारीफ करते हुए कहा कि दोनों ही भविष्य में राष्ट्रपति पद के लिए अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ट्रंप की 48 घंटे की चेतावनी के बाद हमास ने गाजा में एक और बंधक के शव को रेड क्रॉस को सौंपा। गाजा में अब भी 12 बंधकों के अवशेष मौजूद हैं। हमास प्रवक्ता हाजम कासिम ने कहा कि इजराइल की बमबारी ने कई स्थानों को पहचान से मिटा दिया है। वो युद्ध विराम समझौते के पहले चरण को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और जल्द से जल्द सभी शव लौटाने का प्रयास कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य में हाल ही में फिर से खोली गई एक खदान में हुए विस्फोट में 2 मजदूरों की मौत और 1 अन्य घायल। सूडान में गृहयुद्ध के हालात हुए और गंभीर। सैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने अल फशीर शहर में सेना मुख्यालय पर कब्जा किया, जो देश के पश्चिम दारफुर क्षेत्र में सूडानी सेना का आखिरी गढ़ है। तुर्की और ब्रिटेन के बीच 8 अरब पाउंड के समझौते पर हुए हस्ताक्षर, जिसके तहत तुर्की ने 20 यूरोफाइटर टाइफून जेट खरीदे, जिससे नाटो सहयोगियों के रक्षा संबंध और प्रगाढ़ होंगे और तुर्की की वायु रक्षा प्रणाली मजबूत होगी। तुर्की के पश्चिम हिस्से में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.1 मापी गई है, जो कि 5.99 किलोमीटर की गहराई में आया था। जमैका इस साल के सबसे शक्तिशाली तूफान मेलिसा से जूझने वाला है। ये तूफान वर्तमान में 175 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। आज शाम ये जमीन पर दस्तक देगा और पूरे कैरिबियन द्वीप में तबाही मचा देगा। मेटा ने ऑस्ट्रेलिया में फेसबुक उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता उल्लंघन से संबंधित मामले में लगभग 270 करोड़ रुपए का मुआवजा फंड की घोषणा की है।
भारतीय पहलवान सुजीत खलखल ने सर्बिया के नोवी साद में आयोजित अंडर 23 सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। पहलवान सुजीत ने फाइनल मुकाबले में उज्बेकिस्तान के पहलवान को 10-0 से हराकर भारत के लिए स्वर्ण पदक दिलाया। मौजूदा महिला राष्ट्रीय चैंपियन अनहद सिंह कनाडा ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। भारत की 17 वर्षीय स्टार खिलाड़ी ने सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए विश्व की 20वें नंबर की खिलाड़ी मेलिसा अल्वेज को 3-1 से मात दी। कनाडा ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट में अनहद का अगला मुकाबला बेल्जियम की दूसरी वरीयता प्राप्त और गत चैंपियन चिनी गिलिस से होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे मैच में चोटिल हुए भारत के वनडे टीम के उप कप्तान श्रेयस अय्यर को सिडनी के एक अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। श्रेयस अय्यर अभी आईसीयू में है। उन्हें बाई पसली के निचले हिस्से में चोट के बाद अस्पताल भर्ती कराना पड़ा है। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने उनकी जानकारी दी। बीसीसीआई सचिव की ओर से जारी बयान में कहा गया कि स्कैन से श्रेयस अय्यर की स्प्लीन में लैसरेशन इंजरी का पता चला है। श्रेयस अय्यर का इलाज चल रहा है, उनकी हालत स्थिर। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 31 वर्षीय श्रेयस अय्यर को इंटरनल ब्लीडिंग के कारण संक्रमण फैलने का खतरा था और ऐसे में अय्यर को 2 से 7 दिनों तक डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर। भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मैच से पहले बड़ा झटका लगाए सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल घुटने और टखने की चोट के कारण आईसीसी महिला वनडे विश्व कप के बाकी मैचों से बाहर हो गई। प्रतिका रावल के महिला वनडे विश्व कप से बाहर होने के बाद उनकी जगह अब स्टार ओपनर शेफाली वर्मा को टीम में शामिल किया गया है। आईसीसी ने भी शेफाली को शामिल करने की मंजूरी दी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 30 अक्टूबर को आईसीसी महिला विश्व कप का सेमीफाइनल खेला जाना है। इस मुकाबले को जीतने वाली टीम 2 नवंबर को खिताबी मुकाबले में उतरेगी। साउथ अफ्रीका ने भारत के खिलाफ 2 मुकाबलों की टेस्ट सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया। ये सीरीज 14-26 नवंबर के बीच खेली जानी है। भारत के दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी और 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने 2025 सीजन के शेष सभी BWF टूर्नामेंटों से नाम वापस लेने का फैसला किया। पीवी सिंधु ने खेल से ब्रेक लेने का यह निर्णय अपनी पैर की चोट की पूरी तरह से उबरने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया।